स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Now, is Pakistan supplying weapons to the state of Israel? असल में पिछले कुछ घंटों में पाकिस्तान से कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही हैं जो ये क्लेम करती हैं कि पाकिस्तान इजरायल और हमास के बीच छिड़े हुए लेटेस्ट वॉर में इजरायल को एड करते हुए उसको वेपन सप्लाई कर रहा है। ये दावा पाकिस्तान बेस्ड मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा ही किया गया है। असल में ये एक बोल्ड क्लेम एक फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा को एनालाइज करके किया गया है। इस चीज को क्लेम करने वाली सोर्सेज का कहना है कि हाल ही में एक ब्रिटिश एयरफोर्स प्लेन बहरीन से पाकिस्तान के रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर आया और फिर वहां से ये ओमान के रास्ते होते हुए साइप्रस के अक्रुतिरी एयरबेस पर पहुंचा। आपको बता दें कि साइप्रस में मौजूद ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स का अक्रुतिरी बेस इस वॉर में इजरायल को एमिनिशंस और वेपन सप्लाई करने का एक इंटरनेशनल मिलिट्री हब बना हुआ है। अब से कुछ दिनों पहले भी इजरायली न्यूज़पेपर हारिज के द्वारा ये रिपोर्ट किया गया था कि 40 से ज्यादा यूएस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 20 ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 7 हेवी ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स अक्रुतरी एयरबेस पर इक्विपमेंट, आर्म्स और फोर्सेस लेकर आए हैं। खैर, अब पाकिस्तान से आ रही ये रिपोर्ट्स कितनी सच है, इसमें 100% श्योरिटी के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन यदि ये सच है तो पाकिस्तान की हिपोक्रेसी और डबल स्टैंडर्ड्स का शायद इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। पाकिस्तान दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से है जिन्होंने इजरायल को आज तक एक नेशन के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया है। पाकिस्तान उन गिने चुने देशों में से एक है जो शुरुआत से ही इजरायल के एग्जिस्टेंस को इलीगल बताते आ रहा है। पाकिस्तान वो देश है जिसकी नजर में इजरायल को एग्जिस्टेंस का कोई राइट नहीं है। पाकिस्तान वो देश है जो आए दिन इजरायल के अगेंस्ट जिहाद छेड़ने की बात करता है और फलस्तीनियंस के लिए बहुत वोकल सपोर्ट क्लेम करता है। यहाँ तक कि पाकिस्तानी पासपोर्ट इस कॉशनरी नोट के साथ आता है दैट दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल। यानी पाकिस्तान का पासपोर्ट इजराइल के सिवा दुनिया की हर कंट्री के लिए वैलिड है। यानी पाकिस्तान के पासपोर्ट केवल इजराइल को छोड़कर आप किसी भी देश का वीजा लगा सकते हैं। इस सब से आप इनके रिलेशनशिप का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन आज वही पाकिस्तान उसी इजराइल को वेपन्स भेज रहा है, तो आखिर ये कैसे मुमकिन है? तो आज की वीडियो में हम आपके लिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। अपने इस प्रयास में हम आपको इजराइल और पाकिस्तान के रिलेशनशिप के डायनामिक से भी रूबरू कराएंगे और देखेंगे कि क्या पाकिस्तान ऐसा सच में कर सकता है। अगर उससे आपको बता दें कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS2 के IR सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, आइए सबसे पहले इन लेटेस्ट डेवलपमेंट्स की बारीकियों को समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत में हमने जिन वेपन्स की सप्लाई की बात की वो असल में 155 mm की आर्टिलरी शेल्स हैं। यानी पाकिस्तान इजराइल को 155 mm की आर्टिलरी शेल्स सप्लाई कर रहा है। और जिस ब्रिटिश एयरफोर्स एयरक्राफ्ट की अभी बात की गई है वो एक बोइंग C-17A ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट है। इसका इस्तेमाल हेवी लिफ्ट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाता है। हालांकि जिन फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के एनालिसिस के द्वारा ये दावा किया गया है उनमें फ्लाइट ट्रैकिंग मैप्स ये तो शो कर रही हैं कि ये रॉयल एयरफोर्स का प्लेन पाकिस्तान में लैंड हुआ है, लेकिन वो ये शो नहीं कर सकती हैं कि वो प्लेन 155 mm शेल्स के एम्यूनिशन से ही लोडेड था। लेकिन इसके बावजूद इस रिपोर्ट को जो स्ट्रेंथ मिली है उसके पीछे एक मेजर फैक्टर ये है कि पाकिस्तान एक बड़े स्केल पर ऐसी बेसिक म्यूनिशंस को प्रोड्यूस करता है जिनको खासतौर पर ग्राउंड असॉल्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही इजराइल इस वॉर में जिस तरह आगे बढ़ रहा है उसमें इजरायली आर्म्ड फोर्सेस को इन शेल आर्टिलरी की खास जरूरत है। इजराइल गाजा में हमास के ठिकानों पर जिस तरह आर्टिलरी से बॉम्बिंग कर रहा है उससे ये साफ है कि 155 mm के शेल्स के बिना उसका काम नहीं चल सकता। ऊपर से यूएस, यूरोप और बाकी कन्वेंशनल सप्लायर्स के पास इन शेल्स की शॉर्टेज देखी जा रही है और सोर्सेस के मुताबिक इसीलिए पाकिस्तान को वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा इजराइल को ये शेल सप्लाई करने के लिए कहा गया है। यहाँ अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान ने ऐसा वेस्टर्न कंट्रीज के प्रेशर में आकर किया तो ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। हाल ही में ऐसा एक और केस हमें देखने को मिला। असल में सितंबर 2023 में द इंटरसेप्ट की एक रिपोर्ट ने यह क्लेम किया था कि पाकिस्तान ने यूएस के साथ एक सीक्रेट आर्म्स सेल साइन की है जिसकी बदौलत ही उसका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की ओर से पेंडिंग एक लॉन्ग कंटेस्टेड बेल आउट क्लियर हो पाया था। इसलिए इसको पाकिस्तान की इनफेमस बॉम्ब्स फॉर बेल आउट डील का नाम दिया गया। सोर्सेस के मुताबिक ये आर्म्स डील यूक्रेनियन मिलिट्री को 155 mm शेल समेत
कई दूसरी वेपनरी सप्लाई करने के लिए साइन की गई थी। इसमें सबसे ज्यादा जोर 155 mm की शेल्स के प्रोक्योरमेंट पर दिया गया था, लेकिन जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान ने इस क्लेम को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया था। उसका कहना था कि वो रशिया यूक्रेन वॉर में स्ट्रिक्ट न्यूट्रलिटी की पॉलिसी को मेंटेन करता आ रहा है और उस पर लगाए गए सभी आरोप एकदम बेबुनियाद हैं। लेकिन पाकिस्तान के बैंक अकाउंट्स कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहे थे। हाल ही में बड़े बड़े क्रेडिबल मीडिया हाउसेस ने भी रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान ने 2022 में यूक्रेन के एम्युनिशन सप्लाई करने के लिए 2 अमेरिकन कंपनीज ग्लोबल मिलिट्री और नॉर्थरॉप ग्रुमैन के साथ एक आर्म्स डील साइन की। इसकी बदौलत उसने $364 मिलियन की अर्निंग की। इन वेपन्स को एक ब्रिटिश मिलिट्री कार्गो प्लेन के थ्रू ही पाकिस्तान से यूक्रेन भेजा गया। बीबीसी के मुताबिक ये ब्रिटिश मिलिट्री कार्गो प्लेन पाकिस्तान एयरफोर्स नूर खान से साइप्रस में यूके के मिलिट्री बेस अक्रोतिरी तक गया और फिर ये वहां से पूरे 5 बार रोमानिया जाकर वेपन सप्लाई किए। पाकिस्तान इस क्लेम को नकारता रहा, लेकिन बीबीसी उर्दू के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का डेटा शो करता है कि फिस्कल ईयर 2022-23 के दौरान पाकिस्तान के आर्म्स एक्सपोर्ट में 3000% का मैसिव इंक्रीज देखा गया। जहां फिस्कल ईयर 2021-22 में पाकिस्तान ने $13 मिलियन के वेपन्स एक्सपोर्ट किए, वहीं फिस्कल ईयर 2022-23 में ये एक्सपोर्ट्स $415 मिलियन पर पहुंच गए। इस सब के चलते पाकिस्तान पर यूक्रेन को आर्म्स सप्लाई करने का शक और भी गहरा हो गया। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि एक ऑलमोस्ट बैंकरप्ट और कैश स्ट्रैप्ड पाकिस्तान के लिए यह डील $364 मिलियन के सम के साथ साथ IMF का लॉन्ग पेंडिंग बेल आउट क्लियर होना किसी वरदान से कम नहीं था। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए शायद ही पाकिस्तान इस डील से इनकार कर सकता था। पाकिस्तान लगभग बैंकरप्ट होने की कगार पर था और उसको अवॉइड करने के लिए उसको फंड्स की हर हाल में जरूरत थी और ऐसे में उसने इस डील को अपने फायदे के लिए स्मार्टली यूटिलाइज किया। आज ऐसे ही सिमिलर रिपोर्ट्स इजराइल के लिए भी बाहर आ रही हैं। लेकिन इजराइल का केस यूक्रेन जितना सिंपल नहीं है। रशिया यूक्रेन वॉर में तो पाकिस्तान फिर भी न्यूट्रलिटी क्लेम कर रहा था, लेकिन इजराइल और पाकिस्तान के केस में तो इनके बायलैटरल डायनामिक्स एकदम अलग और इससे कई गुना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आइए जानते हैं कैसे। दोस्तों, अब इस मुद्दे की गहराई में जाने के लिए हमें पाकिस्तान और इजराइल के बिटर रिलेशनशिप को डिकोड करना होगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि 1947 में जब इजराइल का जन्म हुआ तब पाकिस्तान ने यूएन द्वारा प्रपोज्ड पैलेस्टीन के पार्टीशन प्लान को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि ये पार्टीशन प्लान 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात कर रहा था और पाकिस्तान को इजराइल का एग्जिस्टेंस गवारा नहीं था। यानी पाकिस्तान शुरुआत से ही इजराइल के एग्जिस्टेंस के खिलाफ रहा है। इसने हमेशा से ही पैलेस्टीनियंस के इंडिपेंडेंट होमलैंड की डिमांड की है। 1981 में पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जियाउल हक ने कहा था कि पाकिस्तान और इजराइल दोनों ही आइडियोलॉजिकल कंट्रीज हैं। पाकिस्तान इस्लाम की आइडियोलॉजी पर बेस्ड है और इजराइल जुडाइज्म की, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। असल में ये दोनों आपस में एक बेहद ट्रिकी रिलेशन शेयर करते हैं। इसकी शुरुआत इन दोनों देशों के बर्थ के साथ ही हो गई थी। जब 1948 में इजराइल स्टैब्लिश हुआ था, उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, लेकिन इस प्रॉब्लम को यूएस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन द्वारा काफी हद तक सॉल्व कर दिया गया। यूएस के रिकॉग्निशन के बाद बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज ने उसको फॉलो किया और इजराइल को एक सोवरेन स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया। लगभग उसी दौरान पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक कर दिया और पीओके को ऑक्युपाई कर लिया, लेकिन वो भी अपनी इस इलीगल और फोर्स्ड ऑक्युपेशन के लिए लेजिटिमेसी गेन नहीं कर पाया। खैर, 1948 में इजराइल के फर्स्ट पीएम डेविड बेन गुरियन ने पाकिस्तान के फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना को एक टेलीग्राम लिखते हुए दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश करने की बात की। लेकिन पाकिस्तान शुरू से ही इस केस में इजराइल की एग्जिस्टेंस के खिलाफ खड़ा रहा। वो शुरुआत से ही इजराइल के अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस और अरब वर्ल्ड के साथ अलाइन रहा। 1967 के 6 डे वॉर और 1973 के योम किपुर वॉर में तो पाकिस्तान ने पैलेस्टीनियंस और अरब्स को अपने फाइटर जेट्स और मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करने की भी कोशिश की। इसके बाद पाकिस्तान और पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ, जिसके तहत पीएलओ के लोगों को पाकिस्तानी मिलिट्री द्वारा ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई। आज भी जब इजराइल और पीएलओ या हमास के बीच क्लैशेस होते हैं तो पाकिस्तान इजराइल के अगेंस्ट अपना अलग नैरेटिव वॉरफेयर शुरू कर देता है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट सब कुछ भूलकर इजराइल को अपना नेशनल इशू बना लेते हैं। खैर, पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जियाउल हक के टेन्योर में इजराइल और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के बीच अफगानिस्तान में कुछ एंटी सोवियत फ्रंट पर कोऑपरेशन के इंस्टेंसेस भी देखने को मिले, लेकिन लार्जली इन दोनों के रिलेशंस हमेशा कड़वे ही रहे। रिसेंट ईयर्स में कुछ इश्यूज ने इनके रिलेशंस को और भी ज्यादा स्ट्रेन किया। उदाहरण के लिए कुछ सालों पहले अमेरिकन जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल को पाकिस्तान टेरर ग्रुप के द्वारा मार दिया गया। कहा जाता है कि इसके पीछे आईएसआई का हाथ था।
पाकिस्तान का कहना था कि पर्ल एक मोसाद एजेंट है जो पाकिस्तान में इजराइल के लिए जासूसी कर रहा था। लेकिन 2003 में एक फ्रेंच स्कॉलर ने यह रिवील किया कि पर्ल आईएसआई चीफ और अलकायदा के टाइज डिस्क्लोज करने वाला था और ये आईएसआई को मंजूर नहीं था। अभी कुछ ही टाइम पहले पाकिस्तानी कोर्ट ने अहमद ओमार शेख के रिलीज का ऑर्डर भी दिया था। ये वही था जिसके ऊपर पर्ल के मर्डर का चार्ज लगा था। हाल ही में इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के फॉर्मर चीफ ने भी ये रिवील किया था कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट अब्दुल कादिर खान पैसों के लिए दुनिया के कई देशों को न्यूक्लियर वेपन्स प्रोवाइड कर रहे थे। इसमें से सबसे सिग्निफिकेंट सीरिया का केस था। उनके मुताबिक सीरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह बिल्ड करके उसको इजराइल के अगेंस्ट यूज किया जाने वाला था। 2001 में पाकिस्तान ने सीरिया के साथ अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को शेयर करने की तैयारी शुरू कर दी थी और 2004 में ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर काफी हद तक पूरा हो गया। उनके मुताबिक पाकिस्तान इस प्रोग्राम के तहत इजराइल के एग्जिस्टेंस को खत्म करने की पूरी तैयारी कर चुका था। यदि सीरिया एक न्यूक्लियर पावर बनता तो ये पूरी दुनिया के लिए ही एक बड़ा खतरा था। स्पेशली इजराइल के केस में तो ये उसके एग्जिस्टेंस का सवाल था। ऐसे में जब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े बड़े देशों से इजराइल को इमीडिएट हेल्प नहीं मिली तो मोसाद ने अपने खुद के दम पर ऑपरेशन ओपन बॉक्स को अंजाम दिया। इसके तहत मोसाद ने सीरिया पर भारी बमबारी की और उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया और इजराइल बाल बाल बच गया। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान और इजराइल शुरू से ही कितने स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप शेयर करते आ रहे हैं। पाकिस्तान ये भी कहता है कि यदि वो इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लेता है तो उसको पीओके से अपना कंट्रोल गिव अप करना होगा, क्योंकि यूएन में वो अक्सर कश्मीर इशू को पैलेस्तीन के साथ जोड़कर पेश करता है और इसीलिए वो इजराइल को लेकर इतना फ्रस्ट्रेटेड रहता है। इसके अलावा कुछ समय पहले जब इजराइल और यूएई ने अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज करने के लिए अब्राहम अकॉर्ड साइन किए तब पाकिस्तान में डिबेट एक बार फिर चल पड़ी। एक तरफ इस अकॉर्ड को लेकर कराची में मास प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ये डिबेट चल रही थी कि क्या पाकिस्तान को इजराइल को अब रिकॉग्नाइज करना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन तत्कालीन पीएम इमरान खान ने कहा कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी कंट्रीज क्या करती हैं। पाकिस्तान इजराइल को तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करेगा जब तक इजराइल पैलेस्टीनियंस को उनकी सेटलमेंट्स का राइट नहीं देता है। पाकिस्तान के आम लोग भी इजराइल के लिए इतनी ज्यादा हेट्रेड रखते हैं कि उनके देश में अगर कोई भी गलत चीज हो रही है तो उसका जिम्मेदार वो यहूदियों को बताते हैं। बीते कुछ दिनों में भी पाकिस्तान के लोगों द्वारा पैलेस्टीनियन ब्रदरहुड के सपोर्ट में बहुत सी रैलीज निकाली गई। साथ ही ये इजराइल के अगेंस्ट एक जिहाद शुरू करने की मांग करते नजर आए हैं। पाकिस्तान में कुछ भी गलत होता है तो उसके पीछे वो ज्यूइश कॉन्स्पिरेसी को जिम्मेदार ठहराते हैं। इसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो है हिंदू या फिर रॉ एजेंट्स। ऐसे में कुछ स्कॉलर्स पाकिस्तान की प्रेजेंट कंडीशन को देखते हुए ये भी कहते हैं कि इजराइल को रिकॉग्नाइज करने से पहले उसको पहले खुद को रिकॉग्नाइज करना होगा। दोस्तों इतना सब डिक्लेयर होने के बाद कोई पर्सन कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकता है, लेकिन ये एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकता कि पाकिस्तान उसी इजराइल को इस वॉर में वेपन सप्लाई कर सकता है। दोस्तों यदि आपको भी ये बात इसी कारण डाइजेस्ट नहीं हो रही है तो आपको बता दें कि पाकिस्तान ने आयरनी और डबल स्टैंडर्ड्स की बाउंड्रीज पहली बार क्रॉस नहीं की हैं। पाकिस्तान पहले भी टर्की के थ्रू इजराइल को रीच आउट करता रहा है। 2009 में विकीलीक्स के द्वारा ये रिपोर्ट किया गया था कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई ने मुंबई में होने वाले टेररिस्ट अटैक के बारे में इजराइल को वार्न किया था, क्योंकि 26/11 मुंबई टेरर अटैक्स के दौरान पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ने एक ज्यूइश कल्चर सेंटर भी टारगेट किया था। वहीं इसका दूसरा पहलू देखें तो पाकिस्तान ने पैलेस्टीनियंस के सपोर्ट में अपने प्रोपेगेंडा के अलावा उनकी कभी कोई खास मदद नहीं की है। उल्टा 1967 के 6 डे वॉर में जब इजराइल ने उस पर अटैक करने वाली अरब कंट्रीज को पीछे ढकेलते हुए बहुत से पैलेस्टीनियन लैंड को ऑक्युपाई किया था, तब इस रीजन से लगभग 3 लाख पैलेस्टीनियंस जॉर्डन की राजधानी अम्मान और उसके आसपास के बाकी सिटीज में जाकर शरण ले रहे थे। उस वॉर में इजराइल जॉर्डन से ईस्ट जेरूसलम और वेस्ट बैंक छीनने के अलावा जॉर्डन की मिलिट्री को भी डिस्ट्रॉय कर चुका था। ऐसे में बढ़ते पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज और मिलिटेंट्स की समस्या को टैकल करने के लिए जॉर्डन के किंग ने पाकिस्तानी आर्मी को बुलाकर उनसे इन रेफ्यूजी पर बमबारी कराई थी। पाकिस्तानी लीडर जिया उल हक द्वारा भेजी गई पाकिस्तानी आर्मी के इन अटैक्स में लगभग 3000 पैलेस्टीनियंस को अपनी जान गंवानी पड़ी। यानी पाकिस्तान इतने अरसे से जिन पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट करने का क्लेम करता है उसने 1970 में उन्हीं के खिलाफ हथियार उठाए थे। इस पूरे इवेंट को पैलेस्टीनियंस आज भी ब्लैक सितंबर के नाम से रेफर करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर पाकिस्तान ने जॉर्डन के कहने पर ऐसा क्यों किया, तो आपको बता दें कि जॉर्डन हमेशा से ही इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री सपोर्टर रहा है। यहाँ तक कि 1971 के इंडो पाक वॉर में भी जॉर्डन ने पाकिस्तान को इंडिया से लड़ने के लिए
वेपन सप्लाई किए थे। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान ने इतिहास में कई बार दोनों ही साइड से अपनी हिपोक्रेसी शो की है। यदि आप प्रेजेंट पर वापस हैं तो आपको बता दें कि जब से पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आई है तब से इस इक्वेशन में भी एक नया ट्विस्ट आया है। हाल ही में पाकिस्तान की एक बिजनेस डेलीगेशन इजराइल के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए गई। इसको उनके प्रेसिडेंट द्वारा ही सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। जाहिर है कि ये विजिट फॉर्मर पीएम इमरान खान को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इससे उनके फॉरेन कॉन्स्पिरेसी वाले क्लेम को और भी ज्यादा क्रेडिबिलिटी मिल गई। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट अमेरिका के प्रेशर में आकर ये सब कर रही है। हालांकि पाकिस्तान के इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए अमेरिका के प्रेशर की बात तो लाजमी है, लेकिन पाकिस्तान के जो लोग इजराइल और पाकिस्तान के रिलेशंस को सपोर्ट करते हैं वो इसका सबसे बड़ा रीजन इजराइल और इंडिया के क्लोज रिलेशंस भी बताते हैं। उनका कहना है कि यदि पाकिस्तान और इजराइल आपस में अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज कर लेते हैं तो वो अपने पीओके के स्टैंड को मजबूत कर सकते हैं। खैर दोस्तों, यहाँ कारण जो भी हो, एक बात फिर साफ हो जाती है और वो ये कि जियोपॉलिटिक्स में अगर कोई चीज सबसे बड़ा ड्राइविंग फैक्टर है तो वो है सेल्फ इंटरेस्ट। ज्यादातर अलायंसेस और राइवलरीज इसी आधार पर बनती हैं और इसी के बदलते ही बदल जाती हैं। दोस्तों, ये था आज का कंक्लूजन और एक ओवरऑल डिस्कशन पाकिस्तान के इजरायली सपोर्ट के ऊपर। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस में देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, डिस्कस पाकिस्तान्स डबल स्टैंडर्ड्स एज अ प्रमोटर ऑफ पैलेस्टीनियन कॉज ऑन वन हैंड एंड बीइंग इन्वॉल्व्ड इन आर्म्स ट्रेड विद इजराइल ऑन द अदर। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।